Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In this video, we are going to discuss a landmark judgment of Shah Banu Begum versus Mohammad Ahmad Khan. So let's get started with it. सबसे पहले केस के फैक्ट्स को समझते हैं। शाह बानो, 62-year-old Muslim woman, was divorced by her husband Mohammad Ahmad Khan after 43 years of marriage. So उनको शादी के 43 years के बाद उनके हस्बैंड ने तलाक दे दिया था। Post divorce, she sought maintenance under Section 125 CRPC as she had no means to support herself. Mohammad Ahmad Khan argued that his liability was limited to the iddat period under the Islamic law. जो उनको डिवोर्स दिया गया, तो इस्लाम में जो लाइबिलिटी होती है मेंटेनेंस की, वो ड्यू टिल इद्दत पीरियड मानी जाती है। और इद्दत पीरियड एक 3 महीने का टाइम पीरियड होता है जो किसी भी मुस्लिम वुमेन को अंडरगो करना, शी हैज टू अंडरगो 3 months ऑफ टाइम पीरियड, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो करने होते हैं। और ये जो इद्दत पीरियड होता है, इसको ये भी इन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डिवोर्स में आप शादी जो डिवोर्स है उसको रिवोक भी कर सकते हो। तो जो मोहम्मद अहमद खान थे, उनका आर्गुमेंट ये था कि भाई जो इस्लामिक लॉ है उसके अंडर जो इद्दत पीरियड है वहीं तक मेंटेनेंस की बात की गई है डिवोर्स्ड वाइफ की, और उसके बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। तो जब जो शाहबानो थी उनको कोई भी रेमेडी नहीं मिली इन हर पर्सनल लॉ, शी मूव टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। तो 125 सीआरपीसी बात करता है मेंटेनेंस की, कि जो वाइफ है, और वो थोड़ा वाइड भी है, नॉट जस्ट फॉर द वाइफ बट द फादर मदर और द चिल्ड्रन ऑल्सो, दे कैन सीक मेंटेनेंस। तो वो जो वाइफ है वो वहां पर मेंटेनेंस ले सकती है। अब 125 में अच्छी चीज ये है कि वो डिवोर्स्ड वाइफ को इंक्लूड करता है। सो इवन इफ द वाइफ जो मैरिज है सस्टेन नहीं कर रही है, डिसॉल्व हो गई है, स्टिल जो डिवोर्स्ड वाइफ है विल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वाइफ फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी। एंड देयरफॉर जो डिवोर्स्ड वुमेन है, they can also seek maintenance under 125 CRPC provided they are unable to maintain themselves. So in this particular case, जो शाहबानो का कंटेंशन था वो यही था कि शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेंटेन हर सेल्फ, उनको कोई स्किल नहीं आती है, शी इज नॉट एम्प्लॉयड, और उनको मुश्किल हो रही है खुद को मेंटेन करने में, और पर्सनल लॉ के अंदर उनको रेमेडी नहीं मिल रही है अपने हस्बैंड से, फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने की। एंड दैट इज वाई शी मूव टू 125 सीआरपीसी। अब लीगल इशू कोर्ट के सामने क्या था कि वेदर अ मुस्लिम वुमन कुड क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी आफ्टर द इद्दत पीरियड। और यही कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में एस्टैब्लिश किया। तो ये एक पहला इशू था कोर्ट के सामने कि जो मुस्लिम वुमेन है वो इद्दत पीरियड के बाद मेंटेनेंस ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। सेकंड कोर्ट के सामने था वेदर पर्सनल लॉज कुड प्रोवाइड प्रोविजंस, कुड ओवरराइड प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी। तो सेकंड की जो ओवरराइड कर सकते हैं नहीं, क्योंकि पर्सनल लॉ कहता है कि आप इद्दत पीरियड के बाद देर इज नो मेंटेनेंस, एंड जो प्रोविजंस है सीआरपीसी वो कहती है कि भाई आप डिवोर्स के बाद भी मेंटेनेंस ले सकते हो, वाइफ इंक्लूड्स डिवोर्स्ड वाइफ। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या जो पर्सनल लॉज हैं वो ओवरराइड कर देंगी इस प्रोविजन को? थर्ड इशू, द रोल ऑफ द स्टेट इन बैलेंसिंग सेक्युलर लॉज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि जो स्टेट है वो कितना इंटरफेयर कर सकती है इन द पर्सनल लॉज ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो, या फिर उनको अगर जस्टिस करना है तो क्या वो जो रिलीजियस मैटर्स हैं उनमें इंटरफेयर कर सकती हैं, और अगर कर सकती है स्टेट तो किस एक्सटेंट तक कर सकती है। तो ये सारे लीगल इश्यूज थे कोर्ट के सामने। मेजरली कोर्ट के सामने जो इशू था वो 125 सीआरपीसी को लेकर था कि वेदर इट इज अ सेक्युलर प्रोविजन और नॉट। तो सेक्युलर प्रोविजन का मतलब है कि नो मैटर व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ द एप्लीकेंट, द एप्लीकेशन विल बी स्टिल मेंटेनेबल। सो लीगल प्रोविजंस कौन से इन्वॉल्व थी? 125 सीआरपीसी इन्वॉल्व था। देन आर्टिकल 44, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की एप्लीकेबिलिटी को लेकर इस पर्टिकुलर जजमेंट में कोर्ट ने काफी कुछ डिस्कस हुआ। देन पर्सनल लॉ जो शरीयत एक्ट है उसको भी कोर्ट ने इसमें पर्टिकुलर जजमेंट में डिस्कस किया। सो दीज आर द थ्री, मेजरली आर द थ्री प्रोविजंस विच वर डिस्कस्ड बाय द कोर्ट। जजमेंट क्या था? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ शाह बानो, ग्रांटिंग हर मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है इन विमेन्स राइट। और यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि 125 की जो राइट है, जो डिवोर्स्ड वाइफ्स को मिलती है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर रिलीजन को मिलती है, ये एक सेक्युलर प्रोविजन है, तो इसका रिलीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो एनी एनी वुमन
who is not able to maintain herself and she has been divorced by husband, और इद्दत पीरियड के बाद जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है उसके बाद उसको पर्सनल लॉ में मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, तो क्या वो 125 में आ सकती है? कोर्ट ने बोला बिल्कुल आ सकती है। तो 125 एक सेक्युलर प्रोविजन है। Held that Section 125 overrides personal laws as it applies to all citizens irrespective of religion. तो कोर्ट ने यहाँ ये हेल्ड किया कि 125 will override the maintenance provisions under personal law in this particular context. Emphasize the need for uniform civil code under Article 44 of the Constitution. तो कोर्ट ने यहाँ पर दोनों एक्चुअली दोनों तरफ से बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई थी अबाउट यूसीसी को भी काफी डिस्कस किया गया कि क्या हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना चाहिए, क्या हमें पर्सनल लॉज में यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है। तो अ लॉट ऑफ डिस्कशन वाज मेड बट ऑफ कोर्स टिल टुडे दैट हैज नॉट बीन डन इन लाइक इन द एंटायर नेशन। सर्टन स्टेट्स आर डिस्कसिंग अबाउट इट एंड दे आर कमिंग अप विद इट, बट अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें तो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। द डिबेट इज स्टिल गोइंग ऑन एंड वी हैव स्टिल नॉट अप्लाइड दैट। क्रिटिसाइज्ड फॉर परसीव्ड इंटरफेरेंस इन पर्सनल लॉस, बट कोर्ट का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था ये कहकर कि जो कोर्ट है वो पर्सनल लॉस में इंटरफेयर कर रही है, जो लोगों के पर्सनल मैटर्स हैं, प्राइवेट मैटर्स हैं विच आर गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल इस्लामिक लॉज, उसके साथ कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है एंड दैट इज नॉट राइट। जुडिशरी शुड नॉट डू दैट, बट स्टिल कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया जहां पर कोर्ट ने बोला कि 125 इज अ सेक्युलर प्रोविजन। So if any woman who is suffering and she's not in a position to maintain herself, तो वहां पर हमें 125 में मेंटेनेंस देनी होगी। अब आप खुद सोचिए 1985 का जजमेंट है, 43 ईयर्स तक जो शाह बानो थी शी वॉज मैरिड टू दिस पर्सन एंड देन ही डिवोर्स्ड हर। अब उसके बाद शी वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू मेंटेन हर सेल्फ। वो हम उस वक्त की भी बात कर रहे हैं और सोचिए उनकी शादी किस एज में हुई होगी। So she had no identity of herself like that where she could go out and make money and maintain herself, and she had children also. So it was very difficult for her. That's why she went to the court under for 125 CRPC and she was granted a Supreme Court ने एक बहुत ही progressive judgment दिया in the rights of Muslim women also, because now after this judgment the Muslim women had equal right of maintenance as any other woman in India. कंट्रोवर्सी क्या थी? द जजमेंट स्पार्क इंटेंस डिबेट्स ऑन द सेक्युलरिज्म वर्सेस रिलीजियस ऑटोनॉमी। तो ये काफी एक डिस्कशन था जो आज भी है। आज भी आप देखें तो ये कंफ्यूजन रहती है, एक डिबेट रहता है इन द सोसाइटी वेयर लाइक जो सेक्युलरिज्म है उसको हमको मानना चाहिए या हमें जो रिलीजियस ऑटोनॉमी है उसमें जो भी हो रहा है उसको होने देना चाहिए। बट इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन and that is we are a democratic country. We have our constitution says that we are a secular nation, so we have to maintain that. Led to the enactment of Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act 1986. तो आफ्टर दिस जजमेंट ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट आया जिसमें मुस्लिम वुमेन की जो राइट ऑफ मेंटेनेंस है आफ्टर डिवोर्स उसको डिस्कस किया गया एंड ऑल द प्रोविजंस वर डिस्कस देयर। और उसमें भी काफी कंट्रोवर्सीज आई थी, उसके भी इंटरप्रिटेशन में काफी कंट्रोवर्सीज आई थी, बट देयर आल्सो सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन and gave a very very progressive interpretation of this particular act and again protected the rights of Muslim women. Raised questions about the state's role in reforming personal laws. So that, of course, was a big question at the time, and it's still today is that how much the state can interfere in the personal laws. और अभी जैसे ट्रिपल तलाक भी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जो लेजिस्लेचर है उन्होंने ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया है। सो उस पर भी एक ये डिबेट है कि कैन legislature do that, and if the legislature has done that then how it has impacted the society and how it is perceived by the society. But the Supreme Court is yet to make a judgment on that. But this judgment had a great significance because it affirmed the supremacy of constitutional principles over personal laws. So constitutional principle क्या है? That India is a secular nation. So it literally did that कि जो secular 125 is not a particular provision for particular kind of women or particular religion. It's a secular provision. So it was available to everybody, and that's what Supreme Court clarified in this, that even a Muslim woman has right to maintenance under 125 CRPC. Highlighted the plight of divorced women and the need for gender justice. तो इस केस में ये भी डिस्कस हुआ कि we have to and also please mind that it is a 1985 judgment, and you also have to keep in mind the situations of those
times, and how women were treated and what kind of rights they had and how much employment they had, education they had. So at that time it was a social need for Supreme Court to come up and protect the rights of women, and that's what Supreme Court did. Renewed discussions on यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, तो वो तो आज भी अगर हम देखें, आज भी हम 1985 से आज 2024 में बैठे हैं, still the situation when it comes to uniform civil code centrally has not really changed. The debate is still going on. There is no judgment yet जो ये कह दे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा. एनी विच वेज द कोर्ट कैन नॉट डू दैट. इट इज अ वर्क ऑफ लेजिस्लेचर एंड डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर. सो होपफुली लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर. The Shah Bano case is a landmark judgment that reinforced the rights of all women, irrespective of religion, to claim maintenance. It remains a pivotal moment in India's legal history, highlighting the tensions between secularism, gender justice, and personal laws. So, ये एक इतना progressive judgment है by the Honorable Supreme Court, और जिसने जो मुस्लिम वुमेन हैं उनकी राइट्स को इतना ब्यूटीफुली मेंटेन किया है. और ये बताया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया हमारा सेक्युलर है, और जो वी स्टिल राइट टू इक्वालिटी वी हैव टू मेंटेन. और उसमें अगर पर्सनल लॉज आर नॉट डूइंग दैट, देन सुप्रीम कोर्ट वेरी ब्रेवली स्टेप्ड इन एंड गेव दिस जजमेंट, एंड ऑल्सो टाइम एंड अगेन हैज डन दैट इन द पास्ट. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. सो इस शाहबानो बेगम का जो जजमेंट है, इसमें कोर्ट ने यही डिक्लेयर किया दैट 125 सीआरपीसी इज अ सेक्युलर प्रोविजन, एंड जो मुस्लिम वुमेन हैं आफ्टर डिवोर्स, दे विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वाइफ, एंड दे कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी. इस जजमेंट के बाद 1986 का एक्ट आया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट. वो भी हम किसी दिन किसी वीडियो में उस पूरे एक्ट को डिस्कस करेंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड, एंड विल आल्सो डिस्कस द कंट्रोवर्सी बिहाइंड दैट एक्ट. आई विल ट्राई एंड मेक वीडियो ऑन दैट, and the judgment in which the court clarified the whole provisions of that particular act also. So thank you so much for watching, and I hope that I'm helping you in learning better. ये सीरीज का मेरा एक ही इस सीरीज स्टार्ट करने के पीछे मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है दैट जो भी हमारे जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, एटलीस्ट वो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स ही नहीं, जो बाकी भी बैकग्राउंड के लोग हैं उनको पता होना चाहिए. लीगल अवेयरनेस अपनी कंट्री में इसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत कम है. वी डोंट रियली गेट इन टू थिंग्स, बट हमें समझना होगा कि लॉ हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ट्रैफिक, अब रोड पे भी चलते हैं, देयर आर ट्रैफिक रूल्स एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज, एंड यू हैव एज ए पर्सन यू आर लिविंग इन सोसाइटी, जो लॉज आप ही के लिए बनाई गई हैं, एंड यू कैन एंड यू डू एक्चुअली गेट इम्पैक्टेड बाय देम. तो जितना हो सके मेरी कोशिश है कि जो बेसिक्स, एटलीस्ट जो हमारी हिस्ट्री है उसमें जो बेसिक्स जो जजमेंट्स हैं, जो किसी भी एक सिटीजन को मालूम होने चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. So I hope that I'm doing a good job. And if you have anything else to say, please write it in the comment box. Thank you so much for watching.